हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो 12th क्लास के सिलेबस से है। फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस एंड हिज टाइम पीरियड 1898 to 1980। अ गर्ल विद अ बास्केट यानी कि एक लड़की टोकरी के साथ। विलियम सी डगलस जो थे उन्होंने बहुत ये जो स्टोरी है, इन्होंने जो स्टोरी लिखी, जो अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही अच्छा है। और ये जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी और देखते हैं कि इनका जो यूनिक एक्सपीरियंस जो इन्होंने शेयर किया है थ्रू दिस स्टोरी। ओके। I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो नरेटर हैं, जो स्टोरी जो विलियम सी डगलस है, वो बता रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है हिमालय जाने के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ा, यानी कि मैंने वहाँ से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी हिमालय के लिए। I was going as far as बरेली by train and then by car to रानीखेत। यानी कि पहले मैं बरेली की जो जर्नी थी वो ट्रेन से की और उसके बाद रानीखेत वो कार से गए। An old British Army hill station located on a 6,000 foot opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। देखिए क्या बता रहे हैं कि जो ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन यानी कि जो ब्रिटिश छावनी, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी यानी कि जो ब्रिटिश की आर्मी थी, जो छावनी ब्रिटिश की जो आर्मी थी, पुरानी ब्रिटिश आर्मी जो थी, हिल स्टेशन लोकेटेड, उनका जो हिल स्टेशन था वो लोकेटेड था ऑन 6,000 फुट रिज अपोजिट, यानी कि 6,000 फुट ऊंचाई पर वो इस्टेब्लिश था। किसके अपोजिट? 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। हिमालय जो कि बर्फ से स्नो कैप्ड होता है, बर्फ से ढका हुआ, एकदम बर्फ से कवर्ड। तो हिमालय जो था, जो स्नो कैप था एकदम, वो फैला हुआ था 120 मील तक। उसके अपोजिट में वो 6,000 फुट जो है ऊंचाई पर जो है वो ब्रिटिश छावनी जो थी वो इस्टेब्लिश थी, यानी कि वो वहाँ पर थी। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और जो ट्रेन थी वो हर स्टेशन पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform। और सारे ही नरेटर कहते हैं कि सारे ही जो मतलब स्टेशन आते, जो भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी गाड़ी रुकती थी वहाँ पे वो क्या करते थे, अपने कंपार्टमेंट में, जिस भी कंपार्टमेंट में थे वो उसका डोर ओपन करते थे और वहाँ पर प्लेटफॉर्म में वो वॉक करते थे और लोगों से बात करते थे। वो थोड़े से बात करना क्योंकि वो विजिट कर रहे थे भारत, मतलब वो चाहते थे बात करना लोगों से, लोगों की मन की बात को जानना, तो इसलिए वो वहाँ पर उतरते थे। हर स्टेज उनको बात करना पसंद था, इसलिए तो वो बात करते थे और लोगों को वहाँ पर वॉक भी करते थे। द प्लेटफॉर्म वो पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्राइस, पोर्टर, बेगर, हॉकर, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयर फुटेड एंड ड्रेस इन लूज वाइट गारमेंट। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल पैक्ड था, यानी कि फुल था, बहुत वहाँ पे क्राउड था। वहाँ पे सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे, सिपाही थे, सोल्जर होता है सिपाही, मर्चेंट व्यापारी थे, प्राइस पुजारी थे, पॉटर थे, बेगर जो मतलब बेगर्स जो भीख मांगने वाले थे, हॉकर जो फेरी वाले थे, सारे ही लोग थे वहाँ पर। तो ऑलमोस्ट मतलब इतने सारे लोग होते नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे जाइए तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, वहाँ पर हर तरह के लोग आपको दिखेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयर फुटेड, और लगभग जितने भी लोग थे, बेयर फुटेड होता है नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट,
और उन्होंने क्या किया था, वाइट कलर का जो गारमेंट बहुत लूज सा पहन रखा था, बहुत ढीला ढाला वाइट गारमेंट पहन रखा था। I would ask at least 3 people before I could found one who speak English। तो वो नरेटर कहते हैं कि मैं जो है जब 3 लोगों से, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, तो जब मैं 3 लोगों से बात करता था कम से कम, तब मुझे एक व्यक्ति, एक पर्सन मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। क्योंकि जो राइटर है हमारे इसके स्टोरी के, वो इंग्लिश में चाहते थे कि जो उन्हें मिले वो इंग्लिश में बात करें, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते। तो जब वो 3 लोगों से बात करते थे तब कहीं जाकर के एक व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश में बात करता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। तो अब देखिए, जो भी मिलता था तो वो बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, मेजर टॉपिक्स, जो मेजर टॉपिक्स चल रहे होते करंट के, जैसे न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आई होती थी उस दिन की, जो न्यूज़ प्रोड्यूस हुई होती थी, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना या आना, जैसे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई, तो न्यूज़पेपर ने जो न्यूज़ प्रोड्यूस करी, तो उस दिन की जो न्यूज़ थी उसके जो टॉपिक थे, जो मेजर टॉपिक थे, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे होता है इस तरह से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। तो इस तरीके से मैं क्या कोशिश कर रहा था, मतलब उनके राष्ट्र के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब लोगों से बात करके लोगों के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, उनके राष्ट्र के को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, मतलब वो क्या चेक कर रहे थे कि लोगों के ऑफिशियल जो व्यवहार है और जो उनके रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है, मतलब वो उनके अगेंस्ट उनका क्या ओपिनियन है, वो कैसा सोचते हैं ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि उस वक्त में था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। तो जो रूट था, जिस रूट से मतलब थ्रू होता है के द्वारा, तो थ्रू, जिस रूट के थ्रू मतलब वो जा रहे थे, वन ऑफ रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर, भारत का जो कृषि प्रधान क्षेत्र था, बहुत ही संपन्न जो है कृषि क्षेत्र से वो गुजर रहे थे, जा रहे थे। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level, पर ट्रॉपिकल होता है उष्ण या फिर हॉट। तो ये जो क्षेत्र था, प्लेन मतलब मैदान था, अपर गंगा रिवर के ऊपर प्लेन मैदान था, 1000 feet above, ये 1000 फीट ऊंचा था, सी लेवल से, समुद्र के लेवल से 1000 फीट ऊंचा था। और ये क्या था, गंगा मतलब प्लेन मैदान था गंगा रिवर के ऊपर। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with fluid water, it overflow inundating thousands of acres of rice। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, swollen होता है फूल जाना या उभर के आना, ठीक है, ब्राउन भूरा, सिल्ट फ्लड होता है बाढ़, ठीक है, तो फ्लड बाढ़ होता है, बाढ़ आना। तो जो गंगा थी वो क्या थी, बिल्कुल एकदम उफान कर रही थी, बाहर चली जा रही थी, एकदम ऊपर आ गई थी। क्यों, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, क्योंकि बाढ़ के कारण उनका पानी जो है बाहर निकल गया था, ओवरफ्लो हो रहा था। और ओवरफ्लो इनअंडेटिंग जो लिखा हुआ है उस मीन्स होता है जल प्लावन, यानी कि जल में डूबना। तो जल में मतलब ओवरफ्लो हो रहा था, जो गंगा का पानी था वो ओवरफ्लो हो गया था। एंड 1000 मतलब 1000 of acre ऑफ राइस, और 1000 मतलब 1000 एकड़ राइस को, वो राइस के जो खेत थे, जो उसके राइस के खेत थे 1000 एकड़, उसको वो भिगो रही थी, मतलब उसको उन्होंने डुबो दिया था। ऑलमोस्ट उन्होंने इतनी ओवरफ्लो हो गई थी कि वो मतलब राइस के फील्ड में चली गई थी, और 1000 एकड़ तक उन्होंने उसको डुबो दिया था, उसको भिगो दिया था या उसको डुबो दिया था, उसमें उनका पानी भर गया था, इतना ओवरफ्लो हो गया था। ओके, नॉर्थवर्ड जंगल, क्या बता रहे हैं, नॉर्थवर्ड जंगल
Great expanses of grass higher than a man's head and unbroken respect for the occasional clump of tree, the home of tiger, elephant, python, cobra। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि जो नॉर्थ था वो पूरा जो है जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर मतलब एक्सपेंसेस बढ़ाओ, तो बहुत जो घास थी, ग्रास होता है घास, हायर ऊंचा, मेंस हेड मनुष्य के जो उसके सर से ऊंचा, अनब्रोकेन ना टूटने वाला, ठीक है, ना टूटने वाला मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री मतलब इसके अलावा क्लम्प ऑफ ट्री होता है झुरमुट, पेड़ का झुरमुट। तो देखिए यहाँ से देखिए कि जंगल थे और उनका जो फैलाव था, जो उनकी ऊंचाई थी वो बहुत ज़्यादा था। उनकी ऊंचाई इतनी थी कि वो मनुष्य के सर के ऊपर से मतलब उससे ज़्यादा ऊंचे थे और बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं थे। और इसके अलावा एक्सेप्ट होता है, इसके अलावा जो पेड़ों के झुरमुट थे उनमें जो ये पेड़ के झुरमुट बने हुए थे वो क्या थे, द होम ऑफ टाइगर। ये जो झुरमुट थे वो क्या थे, टाइगर, एलिफेंट, पैथॉन एंड कोबरास के ये होम थे, ठीक है, उसमें ये लोग रहते थे। एवरीवेयर इज देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और एवरीवेयर यानी कि एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर जो है देयर वॉज अ फ्लैट लैंड होता है ज़मीन, रनिंग मतलब दौड़ना, हॉरिजन मतलब क्षितिज, यानी कि एक वो प्लेस होता है ना जहाँ पे देखने पर बहुत दूर तक देखने पर ऐसा लगता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, तो उस प्लेस को हॉरिजन बोलते हैं। तो जो ज़मीन थी ना वो ऐसी बहुत देयर वॉज अ फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट जो लैंड थी वो दिखाई पड़ती थी, क्षितिज टू द हॉरिजन ऐसा मतलब कि क्षितिज से मिलती हुई बहुत दूर तक दिखाई पड़ती थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय sacred banyan tree or by rows of parker tree shaped like M's and having thick twisted trunk। लेकिन क्या था यहाँ पर, यहाँ वहाँ जो थे पवित्र, जो सेक्रेड होता है वो पवित्र होता है। बनियान मतलब बरगद, बरगद के पेड़ थे वो एक रो में लगे हुए थे। बनियान के ट्री, बरगद के पेड़ जो है, होली बरगद के पेड़ जो है, ऑफ पाकर ट्री, और जो मतलब जो है बनियान के ट्री एक रो में लगे हुए थे बहुत सारे पाकर ट्री शेप लाइक, और जो पाकर ट्रीज थे वो भी लगे हुए थे और उनका जो शेप था वो एम्स जो एक होता है पेड़ उसकी तरह था। एंड हैविंग थिक मतलब मोटा थोड़ा सा, ट्विस्टेड ट्रंक, और जो बहुत ही ट्विस्टेड मतलब उमेठा हुआ, मुड़ा हुआ ट्रंक्स थे उनके, ठीक है, बहुत ही उनके हैवी और मोटे मोटे ट्विस्टेड ट्रंक्स थे। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और हॉट होता है गर्म, हमिड एयर होता है थोड़ा सा नम, तो गर्म और नम जो हवा थी वो चल रही थी साउथ वेस्ट में। मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज क्लेंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, यानी कि जो कुछ मदर थी मंकीज की विद बेबीज क्लिंगिंग मतलब वो उनको क्या हुई थी, अपने आप से बिल्कुल चिपका कर लगाए हुए थी अपनी मतलब उसको बिल्कुल, बच्चे को जैसे नहीं होती माएँ एकदम से अपने गले से लगा लेती है, तो उसी तरीके से वो मंकीज़ की जो मदर्स थी उन्होंने भी अपनी बेबीज़ को अपने से बिल्कुल चिपकाए हुए थी, अटैच किए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ जो है वो आ गई थी, स्वंग ऑफ ट्री जो पेड़ों से झूल करके, एट द स्टेशन लुकिंग कहाँ पर आ गई थी, झूलते हुए जंप करा उन्होंने, आ गई नीचे की तरफ स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में, यानी कि भोजन के लिए वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके आ गई नीचे स्टेशन पर भोजन की तलाश में। कौन, मंकीज मदर। The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung। cow dung होता है गाय का गोबर, water पानी, mud कीचड़। तो जो विलेज मतलब जब वो जा रहे थे राइटर, तो जो उन्होंने विलेज देखे वहाँ पे, तो विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स, जो वॉल्स दिखी उनको, दीवारें दिखी, जो गांव की दीवारें थी, घरों की जो दीवारें थी वो मेड ऑफ बनी हुई थी मड कीचड़, कीचड़ मिक्स था, वाटर एंड काउ डंग मतलब गोबर, जो काउ डंग था उसमें कीचड़ और पानी मिला करके उसके मिक्सचर से वो दीवारें बनी हुई थी।
देयर पीक्ड रूफ और थैच्ड, और जो उनका पीक मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचाई, चोटी, रूफ छत, और जो उसकी छत थी वो छप्पर था, मतलब थैच्ड छाया हुआ था छप्पर से। बंडल ऑफ ग्रास टाइड द बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर। तो जो बंडल ऑफ ग्रास यानी घास के बंडल से जो टाइट था, बम्बू पोल यानी बांस के जो खंभे खड़े हुए थे और उनको टाइट किया गया था, किससे? ग्रास के बंडल से। टाइट मतलब बांधा, बंधे हुए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर, और हर कड़ी को मतलब हर कड़ी तक उसको फैलाया गया था। स्ट्रेच मीन्स होता है फैला देना, ठीक है। रैफ्टर मतलब कड़ी, एक समझ लीजिए एक किनारा, किनारे पर उसको किनारे पर हर कड़ी पर उसको फैलाया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, यानी कि जो कद्दू होता है, पम्पकिन होता है कद्दू की बेले, वाइन्स बेले। द ग्रीव ओवर देम किस पर? देम मीन्स उन पर, यानी कि ग्रीव उगी हुई थी। तो जो पम्पकिन वाइन्स, जो पम्पकिन की बेले थी, ग्रीव उगी हुई थी मतलब निकली हुई थी, बढ़ी हुई थी। ओवर देम वर इन ब्लूम, उसमें फूल, ब्लूम मतलब फूल निकले हुए थे। तो ये जो पम्पकिन्स की बेल थी वो उन वॉल्स पे चढ़ गई थी, जो वॉल्स बनी हुई थी मड की, उन पर चढ़ गई थी, उनमें फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग ए स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, तो उसमें जो है वो येलो कलर की जो मतलब बेलें थी वो लटक रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो यानी कि जो लटक रही थी, उनकी जो बेलें थी येलो कलर की, उसमें ओवर ड्रैब वॉल, उस खराब सी और भद्दी सी वॉल पे, ठीक है, उसी वॉल पे येलो कलर की उसकी लताएं जो है वो लटक रही थी, इधर उधर चढ़ गई थी, ऊपर तक चढ़ गई थी, और वहाँ से लटकती हुई दिखाई दे रही थी, और उसमें फूल भी खिले हुए थे। At one station my routine of talking with the people was interrupted. तो इंटरप्टेड होता है मतलब बाधा डालना या रोकना। तो एक स्टेशन पे जो राइटर का रूटीन था ना बात करने का, वो बात कर रहा था सभी से, तो उतर कर वहाँ से उतरता था अपने कंपार्टमेंट से और फिर वॉक करता था, बात करता था। तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा बाधा आई। क्यों? एज सुन एज आई अलाइटेड मीन्स उतरना। एज सुन एज जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक बच्चों का समूह मतलब बच्चों की एक भीड़ उनके चारों तरफ आ गई। गैदर मतलब उनको घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे क्या बेच रहे थे? बास्केट बेच रहे थे। हैंड वुवन हाथ की बनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की बास्केट, विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन और सिंपल पैटर्न था उसकी, वो टोकरियाँ बना करके वो बच्चे बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट मतलब कि वो बास्केट को सेल कर रहे थे, और जैसे कि बताया मैंने कि हाथ की बनी हुई और सरकंडे की बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, तो बहुत ही सिंपल और डिज़ाइन के साथ उन्होंने अपनी टोकरियाँ बनाई थी और वो उन्हीं को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग, कौन बेच रहा था? वही बच्चे जिन्होंने आकर के उनको घेर लिया था, वही बच्चे उन टोकरियों को वहाँ पर उनके पास जाकर के वहीं पर सेलिंग मतलब उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास जाकर के अपनी टोकरियों को, तो वहाँ पर वो बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, मतलब वो जब अपने बास्केट को बेच रहे थे तो वो बहुत ही ऊंचे स्वर में जो है आवाज़ लगा करके बेच रहे थे। आई डेंट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं समझ तो नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे, बट ये है कि जो भी वो कन्वे कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि हाँ वो अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात को वो बहुत मतलब अपनी इच्छा को वो बता रहे थे वो बच्चे उस शाउटिंग कर करके। These were refugee children, refugee होता है शरणार्थी। These were refugee children, ये refugee children थे, शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. Residence मतलब जहाँ लोग रहते हैं उस स्थान को कहते हैं। रूट मतलब जड़, पुल्ड मीन्स खींचा, ठीक है। 100 मतलब पता है, आपको पता होगा। तो बता रहे हैं कि जब पार्टीशन मतलब विभाजन,
जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस वक्त में हज़ारों लोग मजबूर हुए थे अपना अपना रेसिडेंट, मतलब अपना अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए, बदलने के लिए। ठीक है, अपनी अपनी जगहों से, अपने अपनी जन्म प्लेस, अपनी बर्थ प्लेस से उनको हटाया गया था, उनको मजबूर किया गया था कि वो अपने अपने स्थान को चेंज करके जाए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। सोचिए 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन पीपल लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा पार्टीशन के बाद, क्योंकि विभाजन हुआ था। तो वहाँ से लोग कहाँ आए? भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस अफेंडेंस। तो देखिए किस वजह से, वो किस डर से? फेयर होता है डर, रिलीजियस धार्मिक, फैंटेस मतलब जो एक सांप्रदायिकता की बात कर सकते हैं, या धर्म के नाते जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं उस तरीके के कट्टरतावाद कह सकते हैं, कट्टरवाद था। तो मतलब समझ लीजिए कि इस डर से, ये धर्मांध जो लोग थे या धर्म की कट्टरता की वजह से जो डर था, उसकी वजह से 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान से भारत आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वे बहुत गरीब थे जब उन्होंने अपनी यात्रा वहाँ शुरू की, यानी कि जब वहाँ से भारत आने के लिए उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी, तब वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। और ट्रैक मीन्स रास्ता या अपनी यात्रा। तो ये पुअरर मीन्स और भी, वो और भी गरीब होते गए जैसे ही उन्होंने शुरू किया अपनी यात्रा। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। तो अपने साथ वो जो भी कुछ रख सकते थे, थोड़ा सा बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ है। फ्यू मीन्स होता है कुछ। सून दे वर आउट ऑफ फूड। सून जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, वो बहुत जल्दी उनके पास खाना ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. देखिए क्या बता रहे हैं, कुछ दिनों के बाद, जब उन्होंने शुरू कर दिया था वहाँ से चलना, तो चलते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दे स्टार्टेड बिगिन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए अपने उसी रास्ते पर जहाँ से वो जा रहे थे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, लेकिन जो भूख की कमज़ोरी की वजह से, भूखे थे ना, क्योंकि खाना तो ख़त्म हो गया था एक टाइम पीरियड के बाद, तो भूख की वजह से वो गिरने लगे। एंड डाइड, और वहीं पर वो ख़त्म भी हो गए, वेयर दे फेल, जहाँ पर वो गिरे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रेफ्यूजी। तो जो बच्चे आए थे, जिन बच्चों ने राइटर को गैदर कर लिया था, वो कौन थे? इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। दे आर और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर इन अ cities, setting up a stall, manufacturing simple article, trying to make a living in market already overcrowded। अब देखिए, मतलब ये वे, उनकी पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, सेटिंग अप स्टॉल, मतलब वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकानें लगा ली थी। और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, मतलब अपनी जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए कुछ जीविका बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए एक बाजार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, लेकिन वहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ थी, यानी पहले से ही वहाँ मार्केट था जहाँ पर वो लोग जीने खाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन इन द स्ट्रीट। गलियों में एक लाइन से गली में जो है उन्होंने अपने घर बना रखे थे, जो जिसमें वो रहते थे वो क्लॉथ यानी कपड़ों के और घास के बने हुए घर थे। मतलब जो भी हट टाइप या जो भी उन्होंने बना रखा था गलियों में, एक लाइन से वो क्लॉथ और ग्रास से बना हुआ था। The peasant among these refugees had been accustomed to little their lives for the annual income of an agriculture family doesn't on the average exceed the $100 a year। अब देखिए जो किसान थे, इनके बीच में जो किसान रिफ्यूजी थे, these refugees had been accustomed, मतलब अकस्टम होता है, मतलब अपने आप को उसी में ढाल लेना।
टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, तो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को उस छोटी सी जो उनकी इनकम थी उसी में उन्होंने जीना अपने आप को सीख लिया था। फॉर एनुअल इनकम, जो उनकी सालाना, एनुअल होता है सालाना, तो जो उनकी ईयरली मतलब इनकम होती थी वो क्या थी, एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन एवरेज एक्सटीड वन, मतलब $100 एक साल में $100 था, जो कि मतलब एवरेज एक्सीड मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर फैमिली डजन, मतलब उनके पास नहीं होता था, उनकी जो इनकम थी वो एक एग्रीकल्चर फैमिली की, उन्होंने अपने मतलब जो पेजेंट थे उन्होंने तो उसी लिटिल जो मनी उनको मिलता था उसमें उन्होंने सरवाइव करना सीख लिया था। और एक जो एग्रीकल्चरल फैमिली डजन द एवरेज एक्सीड, मतलब एक औसतन जो एक $100 मिलता था एक साल का, वो नहीं, मतलब समझ लीजिए कि बहुत कम, ये बहुत कम अमाउंट था, एक साल में $100, ठीक है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मार्क 30 सेंट अ डे आर लेस देन $2 अ वीक। अब देखिए ये तो था इनका जो पेजेंट थे, जो किसान थे। अब इनका देखिए जो अनस्किल्ड, जो कुछ नहीं जानते थे, उस तरीके के लेबर जिनके पास कोई स्किल नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, उन लेबर्स को 30 सेंट मिलते थे एक दिन के, या फिर उससे भी कम, देन $2 अ वीक, मतलब $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2। देर इज़ अ वन मील अ डे, उनका एक दिन का, मील मीन्स होता है भोजन, तो उनका एक दिन का क्या खाना था, एन अनियन, अनियन यानी एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ, बोल होता है मतलब कटोरा, अ बोल ऑफ पल्स, दाल का एक कटोरा, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गुड चीज़, और शायद, परहैप्स होता है शायद, मतलब बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का एक टुकड़ा, बिट मतलब छोटा सा टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, यानी कि कोई चाय नहीं थी, कॉफ़ी नहीं था, कोई फैट नहीं था, कोई स्वीट नहीं थी, कोई मीट नहीं था। मतलब ये बताने की कोशिश करें कि जो किसान थे उनको एक साल में वो $1 मिल कमा लेते थे, और जो लेबर थे उनको 30 सेंट था या उससे भी कम मिलता था। उनका जो एक दिन का भोजन था वो एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, दाल का कटोरा, थोड़ा सा दूध, और शायद उसमें थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ पनीर। ना कोई चाय थी, ना कोई कॉफ़ी थी, ना कोई मिठाई थी, ना कोई मीट था। ओके, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। मतलब सोचिए कि कितना छोटा अमाउंट था, $2 ए वीक, मतलब एक सप्ताह में $2। Yet even this small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। अब सोचिए कि ये कितना स्मॉल अमाउंट, ये जो था हार्ड टू अर्न, मुश्किल था इसको कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, और जो अर्न कर रहे हैं वो कैसे, बास्केट बेच के, तो कितना मुश्किल था, मतलब टोकरियाँ बेच करके ये कमाना, और टू पीपल टू पुअर बाय देम, मतलब ये, मतलब सोचिए इनको खरीदेगा कौन, वो वहीं पर तो बेच रहे हैं जहाँ पर उनके स्टॉल मार्केट बनाई हुई है, और मार्केट में वही लोग हैं, पुअर लोग हैं, तो टोकरियों को बेच करके ये मतलब इतना छोटा अमाउंट में कमाना कितना मुश्किल था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। तो मतलब कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं कि जो वो बच्चे थे, रीज़न होता है कारण, तो ये बच्चे इसीलिए जल्दी जल्दी से डिसेंडेंट मेरी तरफ आए, नीचे उतर कर जल्दी से मेरे पास आए, और मेरे ऊपर लोकस होता है टिड्डियों की तरह आक्रमण कर दिया, या मुझे घेर लिया टिड्डों की तरह। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। और जो मैं था, एक अमेरिकन था, डाउटलेस यानी कि निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं था कि मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, मैं उनके लिए एक बाजार था, दे हैड सीन, जो कि वो मुझ में देख रहे थे, मतलब मैं, उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी टोकरियाँ खरीद दूंगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं बहुत रिच हूँ, तो मुझे देखकर उन्हें ऐसा आइडिया लगा, इसीलिए वो आकर के उन्होंने मुझे घेर लिया। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for bit more, a beautiful waste paper basket for a rupees। मैंने मतलब I bought, जो राइटर था उसने खरीदा एक
टाइनी बास्केट, एक छोटी बास्केट फॉर फ्यू आना, कुछ आना दिया उसके लिए, आना मतलब एक पैसों से जो आना चलता था उस वक्त, तो आना दिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर बिट, दूसरी मैंने एक फ्रूट बास्केट खरीदी, उसके लिए भी कुछ उससे ज़्यादा दिया। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, और एक ब्यूटीफुल बास्केट खरीदी, वेस्ट मतलब डस्ट वेस्ट चीज़ों को रखने के लिए, वेस्ट मटेरियल रखने के लिए, उसके लिए 1 रुपये दिया। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर रुपी फॉर फ्यू फैंस, और एक अ लवली स्विंग, एक और स्विंग बास्केट, स्विंग मतलब जिसमें सुई धागा है, सिलाई का कुछ सामान रखने के लिए लिया, उसका भी 1 रुपया दिया। अ फ्यू फैन फॉर एन आना और 2 अप पीसेस, कुछ पंखे खरीदे आना में, और कुछ 2 अप पीसेस, और कुछ 2 और भी चीज़ें, मतलब कुछ मतलब जो फ़ैन थे, फ़ैन भी बनाकर वो लोग सेल कर रहे थे, तो कुछ फ़ैन खरीदे, उसके उन्होंने आना दिए, और किसके 2 पीसेस। माई आर्म्स वर फिल्ड, मतलब राइटर कह रहे हैं कि मेरी जो आर्म्स थी वो फिल्ड हो गई थी, भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, अभी तो मैंने 15 सेंट भी नहीं खर्च किए थे, लेकिन मेरी जो भुजाएं थी वो बिल्कुल भर गई थी चीज़ों से, अब मैं कुछ नहीं खरीद सकता था। द चिल्ड्रन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स, आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, तो जो बच्चे थे वो बिल्कुल वहीं पर शाउटिंग कर करके अपनी चीज़ों को बता के शाउटिंग करके उसको सेल कर रहे थे। एंड आई वॉज प्रिजनर, जो राइटर था वो प्रिजनर बना हुआ था, पूरी तरह से घिरा हुआ था, कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9, अब एक बहुत डिलीजेंट परिश्रमी एग्रेसिव एक आक्रमणकारी वेंडर वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी, जो बहुत ही आक्रामक थी, बहुत ही परिश्रमी थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसने बहुत ही खूबसूरत जो बास्केट थी वो पकड़ मतलब ले रखा था। एंड शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, अबाउट 30 सेंट। वो इसके लिए क्या चाहती थी, शी वॉन्टेड ₹1.50 और आधा, यानी कि 1.5 रुपया फॉर इट, उस बास्केट के लिए वो 1.5 रुपया चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट, यानी कि 1.5 रुपया कह सकते हैं, या 30 सेंट यानी कि 1.5 रुपया। शी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ज़्यादा, प्लीडर मतलब याचना करना, तो वो बहुत बड़ी याचिका दिख रही थी। There were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tone that would wring any heart, तो she pleaded, वो इस तरह से प्रार्थना कर रही थी, and begged कर रही थी, मांग कर रही थी, मतलब प्रार्थना कर रही थी, प्रे कर रही थी। in tone, जो उसका टोन था, would wring मतलब एनी हार्ट, किसी भी दिल को छू जाए, मतलब किसी के दिल को भी झकझोर कर रख दे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो भुजाएं थी वो भरी हुई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, मतलब मेरे अब जगह ही नहीं थी कि मैं कुछ और खरीद पाऊँ। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे नीड मतलब आवश्यकता, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे बास्केट की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, तो बैलेंस करते हुए मतलब संभालते हुए उन टोकरियों को और उन फैंस को अपनी लेफ्ट आर्म में, आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, तो मैं अपनी किसी तरह से मैं अपने राइट पॉकेट के मतलब राइट पॉकेट में अपने हैंड को ले गया, और वहाँ से एक हैंडफुल चेन मतलब मुट्ठी भर चेन निकाला, जिसमें पैसे थे, परहैप्स शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद ये 15 सेंट होंगे या उससे ज़्यादा, शायद ये सॉरी परहैप्स 15 सेंट ऑल, शायद ये जितने भी थे 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, तो जो पैसे मैंने निकाले, हैंडफुल जो चेन्स थे वो सारे मैंने डिपॉजिट मतलब उसकी बास्केट में रख दिए। जो उस यंग गर्ल, वो छोटी सी बच्ची, जो खूबसूरत बच्ची थी, जो मेरे सामने खड़ी होकर के मतलब मुझसे कह रही थी खरीदने के लिए, मुझे जो है कह रही थी कि मुझे मतलब मेरी बास्केट को आप ले लीजिए, विनती कर रही थी। इम्प्रॉम्प्टली मतलब विनती कर रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुडंट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट,
मतलब मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है बास्केट की, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एंड सब्स्टिट्यूट। लेकिन वही ना कि मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो ग्रेटिट्यूड थी एज अ सब्स्टिट्यूट वो मैं नहीं बता पाया। मतलब उसको मुश्किल लगा कि कैसे उस चीज़ को जो सहायता, मतलब उन्होंने कहा कि ग्रेटिट्यूड होता है मतलब एक गिफ्ट के तौर पे, सहायता के तौर पे जो है, मतलब वो उसको धन दे रहे थे एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब कि वो एक सहायता के रूप में उसको धन दे रहे थे, इसलिए उन्होंने वो धन दे सकते थे। मतलब उन्होंने ये बताया कि वो सहायता कर सकते हैं और वो धन इसके एवज में दे रहे हैं। आई रियलाइज एट वंस वर्ड ऑफेंस, मैंने महसूस किया वंस एक बार कि मैंने ऑफेंस मतलब कुछ खराब कर दिया, कोई गलती कर दी, कुछ गुनाह किया। आई हैड गिवन मतलब जो मैंने दिया था, मतलब मेरी तरफ से कुछ भी गुनाह किया वो पैसे दे करके उसको। This child of 9 dressed in rags and the on of age of starvation raised her chin, reached into the basket and with all the pride and graces of lady handed the money back to me। देखिए क्या हुआ कि जो छोटी सी बच्ची थी ड्रेस्ड इन रेज, मतलब जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे पुराने पहने हुए थी वो, एंड एज ऑफ स्टार्वेशन, भूख, एज मतलब एक स्टार्वेशन होता है भूख, भूखमरी से, मतलब भूख से मर रही थी, परेशान थी वो। लेकिन रेज्ड हर चिन, रेज उठाना, अपनी चिन, अपनी ठुड्डी को उठाया, एंड रीच इनटू द बास्केट, और बास्केट में जितना भी मतलब मनी उन्होंने रखा था, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, बड़े ही अभिमान और बड़े ही विनयशीलता, ग्रेसियसनेस मतलब विनयशीलता और अभिमान के साथ, मतलब एक लेडी का जो अभिमान और शालीनता होती है उसके साथ, हैंडेड द मनी टू बैक मी, उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए, उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब वहाँ पर सिर्फ एक बात हो सकती थी, वन थिंग आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी विप्ड हर आइज, शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू मतलब पोछे, स्माइल्ड, हंसी, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, वही जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी क्लॉथ और ग्रास की, उन्हीं में कहीं जा कर के, देयर वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, वो उन्हीं में चली गई, बट उन्हीं हट्स में चली गई, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, हाँ जो आज की रात थी, जो वो रात थी, उसके पास एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट पैसे होंगे। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. तो मैंने ये स्टोरी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई थी, और मैंने उनको ये भी बताया था कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं भारत के प्यार में पड़ा, या मैं भारत को प्यार करने लगा, मतलब उनको मोहब्बत हो गई भारत से, क्योंकि उन्होंने इतना प्राइड, इतना ग्रेसियसनेस देख लिया एक छोटी सी बच्ची में, तो वो इम्प्रेस हुए बहुत। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो हाई ऑफिस में वर्क कर रहे हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उनके अंदर अभिमान था, स्वाभिमान था, मतलब अपनी जो जीवन का जो एक जीवन को जीने का ढंग था, सेंस था, और एक नागरिकता, मतलब एक बहुत अच्छी उनके अंदर जो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो एक सिटीजनशिप थी, एक अच्छी सभ्यता कह सकते हैं, एक सम्मान, अभिमान था उनके अंदर। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो स्वतंत्रता की भी तीव्र इच्छा, पैशन होता है तीव्र इच्छा रखते थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वारल एंड पॉटी, अनएजुकेटेड
इन बोथ ग्रामर एंड मैनर है। मतलब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची जो कि गरीबी में पली, पॉवर्टी गरीबी में पली और मतलब बेकार जगह पे, गंदे वातावरण में, स्कॉलर गंदे वातावरण में गरीबी में पली बड़ी, अनएजुकेटेड, जो कि बिल्कुल अशिक्षित है, ना उसे ग्रामर के बारे में पता है ना उसे मैनर के बारे में पता है, वो छोटी सी बच्ची हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस, ग्लिम्पस मीन झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उसने मुझे भारत की गर्म आत्मा के झलक दिखला दी। उसने मुझे भारत की अंतरात्मा कह सकते हैं या गर्म आत्मा, ये बहुत फुल ऑफ प्राइड से जो भरी हुई आत्मा है, उसकी झलक उसने मुझे दिखा दी। तो इसलिए मैं भारत से लव करने लगा। तो नैरेटर का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया और वो बहुत इम्प्रेस हुए भारत की प्राइडनेस देखकर, उनकी ग्रेसियसनेस देखकर कि छोटी सी बच्ची में भी, भारत की जो छोटी सी बच्ची है 9 साल की, उसके अंदर भी कितना प्राइड है, कितनी ग्रेसियसनेस है, कितना मतलब उसने उनको वार्म सोल की ग्लिम्पस दे दी राइटर को, जिससे कि वो कितने इम्प्रेस हुए। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। होप कि मतलब आपको भी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन कंफर्म टू मी, और आप इसको फिर से एक बार रीड करिए, इसको सुनिए, अपने आप से इसको समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक इतनी ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।